लेसन नंबर 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? ये सुनते ही मेरे डैडी ने शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपनी नई कैटेगरी कार में आई और वे लोग पिकनिक के लिए अपने समुद्र तट वाले घर पर जा रहे थे। जिमी अपने साथ अपने 3 दोस्तों को ले गया, परंतु माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे ये कहा कि वह हमसे हमें इसलिए नहीं ले गया क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे। उसने ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा कहा, डैडी ने अविश्वास से पूछा। हाँ, बिल्कुल ऐसा है, मैंने दर्द भरी आवाज़ से कहा। मैंने अपना सिर हिलाया, नाक तक चश्मे को चढ़ाया और फिर अखबार पढ़ने लगे। मैं उनके जवाब का इंतजार करता रहा। ये सन 1956 की बात है। तब मैं 9 साल का था। किस्मत की बात थी कि मैं उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोग के बच्चे पढ़ते थे। हम शुगर प्लांटेशन कस्बे में रहते थे। प्लांटेशन के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन, बैंकर अपने बच्चों की पहली क्लास से 6ठी क्लास तक इसी स्कूल में भेजते थे। 6ठी क्लास के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाता। अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरी छोर पर रह रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता जहां मेरे जैसे परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। 6ठी क्लास के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पब्लिक, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया होता, क्योंकि उनकी ही तरह मेरे लिए प्राइवेट स्कूल में जाना असंभव था। मेरे डैडी ने आखिर अखबार को रख दिया। मुझे पता था कि वे क्या सोच रहे थे। उन्होंने धीमे से शुरुआत की। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना चाहिए। मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? अपने दिमाग के इस्तेमाल से, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका असली मतलब यह था कि बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ, या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करो। अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डैडी की बात बताई। जहाँ तक मुझे याद है, उस स्कूल में मैं और माइक ही 2 गरीब बच्चे थे। माइक भी मेरी ही तरह था, क्योंकि वह भी किस्मत की वजह से उसी स्कूल में जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने कस्बे में स्कूलों की सरहदें तय कर दी थी, और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे। सच कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे, परंतु हमें ऐसा लगता था क्योंकि सभी बच्चों के पास नई बेसबॉल, गर्ल्स, नई साइकिलें और हर चीज़ नहीं होती थी। मम्मी और डैडी ने हमें ज़रूरत की सभी चीज़ें दी थी, जैसे खाना, घर, कपड़े, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन 9 साल के बच्चों के करने के लिए ज़्यादा काम मौजूद नहीं था। माइक ने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहोगे? वो राजी हो गया, और उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेसमैन पार्टनर बन गया। हम दोनों पूरी पूरी सुबह यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए। कभी कभार हम उन बेफिक्र बच्चों के बारे में बातें करते रहे जो जिम्मी के समुद्र तट वाले घर पर मजे कर रहे होंगे। इसे थोड़ी चोट पहुंची थी, परंतु ये चोट अच्छी थी, क्योंकि इसने हमें ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि पैसा कैसे कमाया जाए। आखिरकार उस दोपहर को हमारे दिमाग में बिजली कौंध गई। ये एक ऐसा विचार था जो माइक ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने अपने हाथ मिलाए और पार्टनरशिप के पास अब एक बिजनेस था। कुछ हफ्तों तक मैं और माइक आसपास के इलाके के दौड़ भाग करते रहे। हम दरवाज़ों पर दस्तक देते और पड़ोसियों से कहते कि वे इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट की ट्यूब हमारे लिए रख ले। हैरत से हमें देखते हुए ज़्यादातर लोगों ने मुस्कुराकर हमारी बात मान ली। कुछ ने हमसे पूछा कि हमें टूथपेस्ट क्यों चाहिए। इसके जवाब में हमने कहा, हम आपको ये नहीं बता सकते, ये बिजनेस सीक्रेट है। सप्ताह गुजर गए और मेरी माँ बहुत दुखी हो गई। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वह वॉशिंग मशीन के ठीक पास थी। एक पूरे कार्डबोर्ड के डिब्बे में केचप की बोतलें रखी रहती थी। हमारे इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट की ट्यूब की संख्या बढ़ने लगी। आखिर एक दिन माँ के सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों के मुंह तोड़े इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब को देखते देखते वे उब गई थी। उन्होंने पूछा, तुम लोग कर क्या रहे हो? और मैं ये नहीं सुनाना चाहती कि ये बिजनेस सीक्रेट है। इस कचरे को साफ कर दो या मैं इसे उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। माइक और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े और उन्हें यह बताया कि जल्द ही हमारा कच्चा माल पर्याप्त जमा हो जाएगा और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे।
हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वे अपनी टूथपेस्ट की ट्यूब खत्म कर लें। माँ ने हफ्ते की मोहलत और दे दी। उत्पादन शुरू होने में की तारीख करीब आ गई थी। दबाव बढ़ चुका था। हमारे वेयरहाउस के मालिक यानी मेरी माँ ने हमारी पहली पार्टनरशिप कंपनी को जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। अब माइक का काम यह था कि वो पड़ोसियों को अपने टूथपेस्ट जल्दी ख़त्म करने के लिए कहे और साथ में ये भी जोड़ दे कि दांत के डॉक्टर का कहना है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए। मैं उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी अपने एक दोस्ती के साथ कार में बैठकर पहुंच में आए और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहां 9 साल के 2 बच्चों को उत्पादन की प्रक्रिया में पूरी गति से जुटे देखा। हर जगह बारीक सफ़ेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे कार्टन थे। हमारे परिवार की हिबाची ग्रिल लाल दहकते कोयलों के साथ अधिकतम गर्मी पर जल रही थी। डैडी सावधानी से चलकर हमारे करीब आए। चूंकि हमारे उत्पादन की प्रक्रिया ने फौज पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। जब वे और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोयले के ऊपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब पिघल रहे थे। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक की ट्यूब में नहीं आते थे। ट्यूब शीशे के बने होते थे। एक बार पेंट जल जाने पर हम ट्यूब्स को स्टील के बर्तन में डाल देते ताकि वह पिघल कर दर रूप में आ सकते। इस पिघले हुए शीशे को हम छोटे छेद वाले दूध के कार्टनों में डाल रहे थे। दूध के इन कार्टनों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा था। हर तरफ फैला सफ़ेद पाउडर प्लास्टर ऑफ पेरिस ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था। जल्दबाजी में मैंने उसके बैग को गिरा दिया था और पूरी ज़मीन ऐसी लग रही थी जैसे वहाँ अभी अभी बर्फ़ का तूफान आया हो। के कार्टन बाहरी बक्से थे जिसके भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त हमें देखते रहे और हम पिघले हुए शीशे को प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्यूब के ऊपर से छोटे से छेद में डालते रहे। संभल कर, मेरे डैडी ने कहा। मैंने बिना सिर उठाए हामी भर दी। आखिरकार जब शीशे को डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था, हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने सिर को हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों पार्टनर हैं। डैडी ने पूछा, और इन प्लास्टर के साथ में क्या है? देखिए, मैंने कहा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है। छोटे हथौड़े से मैंने सील को ठोका जिससे बारीक होल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर के आधे प्लास्टर को हटाया और जस्ते का एक सिक्का बाहर गिर गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा। तो तुम लोग जस्ते के सिक्के ढाल रहे थे? बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था, हम पैसा बना रहे थे। डैडी के दोस्त जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी भी मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके सामने आग और टूथपेस्ट की ट्यूब के बक्से के साथ सफ़ेद धूल में लिपटे हुए 2 बच्चे खड़े थे जो कान से उस कान तक खुलकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चले और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठे। मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें सालसा जिस शब्द का मतलब समझाया। अपने धाराशायी हो गए। तो आपका मतलब है कि ये गैरकानूनी? माइक ने कांपते आवाज़ में कहा। छोड़ो भी, डैडी के दोस्त ने कहा। हो सकता है कि बच्चे अपनी जन्मजात प्रतिभा को विकसित कर रहे हों। मेरे डैडी घूरते रहे। हाँ, ये गैरकानूनी है, डैडी ने नरमी से कहा, परंतु तुम लोगों ने यह साबित कर दिया कि तुम में बहुत ज़्यादा रचनात्मक और मौलिक विचार है। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर गर्व है। निराश होकर माइक और मैं तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठे रहे। इसके बाद हमने सारा अटाला साफ करना शुरू किया। पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया था। पाउडर साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि जिम्मी और उसके दोस्त ठीक कहते हैं, हम सचमुच गरीब हैं। जब मैंने ये कहा तब डैडी बस जाने ही वाले थे। बच्चों, उन्होंने कहा, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तक तुम लोग हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि तुमने कुछ किया। ज़्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं, उसके सपने देखते रहते हैं। तुमने कुछ किया है। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं एक बार फिर से यही कहूँगा, आगे बढ़े चलो, हार मत मानो।
माइक और मैं खामोश खड़े रहे। ये सब सुनने में अच्छे थे, परंतु हमें ये पता नहीं था कि हम क्या करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है डैडी कि आप अमीर नहीं है? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला किया था। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता, परंतु हकीकत में मैं ये नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है। माइक और मैं पलटे और अपनी सफाई अभियान में जुट गए। डैडी ने कहा, अगर तुम लोग ये सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाता है, तो तुम मुझसे मत पूछो माइक, तुम अपने डैडी से ये सवाल पूछो। मेरे डैडी? माइक ने जरा नीचे कहा। हाँ, तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी ने मुस्कुराकर दोहराया। तुम्हारा डैडी और मेरा बैंकर एक ही है, और वह तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ करता है। उसने मुझे कई बार ये बताया है कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है। मेरे डैडी? माइक ने एक बार फिर से हैरानी से पूछा। फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार, आलीशान बंगला नहीं है? शानदार कार, आलीशान बंगले के होने का ये मतलब नहीं होता है कि आप निश्चित रूप से अमीर हैं या आप पैसा बनाने की कला जानते हैं, डैडी ने जवाब दिया। जिम्मी के डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं। उनमें और मुझ में ज़्यादा फर्क नहीं है। वे एक कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए। कंपनी उन्हें कार खरीद कर दे देती है। इस समय शक्कर की कंपनी आर्थिक संकट में फंसी हुई है। जिम्मी के डैडी के पास जल्द ही कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारा डैडी अलग है माइक। ऐसा लगता है कि वे एक साम्राज्य बनाने जा रहे हैं, और मेरा अंदाज है कि कुछ ही सालों में वे बहुत अमीर बन जाएंगे। ये सुनकर माइक और मैं एक बार फिर रोमांचित हो गए। नए उत्साह से हमने अपने डूबे हुए व्यवसाय के कचरे को साफ करना शुरू कर दिया। जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने ये भी योजना बना ली कि कब और कैसे माइक के डैडी से बात की जाए। समस्या ये थी कि माइक के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लौटते थे। माइक के डैडी के पास कई वेयरहाउस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर की श्रृंखला, 3 रेस्टोरों के कारण ही उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। सफाई खत्म करने के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर चला गया। अब वह अपने डैडी से बात करने वाला था, चाहे वह कितनी ही देर से घर लौटे, और उनसे पूछने वाला था क्या वे हमें अमीर बनने की तरकीब सिखाने के लिए तैयार है। माइक ने मुझे वादा किया कि जैसे ही वह अपने डैडी से बात कर लेगा वो मुझे फ़ोन करेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। फ़ोन रात को 8:30 बजे आया। ओके, अगले शनिवार, मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। डैडी माइक और मुझे मिलने के लिए तैयार हो गए थे। शनिवार की सुबह 7:30 बजे मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ी और सबक शुरू हुए। मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा, माइक के डैडी ने कहा। 1956 के तनख्वाह के हिसाब से भी 10 सेंट प्रति घंटे का वेतन कम था। माइक और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वो पहले से ही व्यस्त थे और उनके पास 1 घंटे से भी ज़्यादा का काम मौजूद था। जब मैं उनके साधारण, छोटे और साफ घर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र अपने पिकअप ट्रक में वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैडी अभी फ़ोन पर है और उन्होंने कहा है कि हम लोग पीछे के पोर्च में उनका इंतज़ार करें। माइक ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जब मैंने उस पुराने घर की दहलीज के अंदर कदम रखा तो लकड़ी के पुराने फर्श की चरमचराहट सुनाई दी। दरवाजे के भीतर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहाँ इसलिए रखी गई थी ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि वो साफ थी, पर यह स्पष्ट दिखता था कि उसे बदल देना चाहिए। जब मैं संकरे लिविंग रूम में घुसा तो मेरा दम घुटने लगा था। वहाँ पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी, और निश्चित रूप से उस फर्नीचर को संग्रहालय में होना चाहिए। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थी जिनकी उम्र मेरी माँ से थोड़ी ज़्यादा होगी। महिलाओं के सामने एक पुरुष मजदूरों के कपड़ों में बैठा हुआ था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहन रखा था। हालांकि कपड़े साफ और प्रेस किए थे, परंतु उनमें स्टार्च नहीं किया गया था। उस आदमी की उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज़्यादा होगी, शायद 45 साल। जब मैं और माइक उनके पास से गुजरते हुए किचन की तरफ गए जहाँ से पहुँच का रास्ता था, तो वे मुस्कुराए। मैं भी जवाब में शर्मरा कर मुस्कुरा दिया।
ये लोग कौन है? मैंने पूछा। अरे ये लोग डेयरी के लिए काम करते हैं। बूढ़ा व्यक्ति उनके वेयरहाउस को संभालता है और महिला रेस्टोरेंट की मैनेजर है। और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को तो देखा ही होगा जो यहाँ से 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर जो बहुत से घर बना रहा है वो तुम्हारे आने के पहले ही जा चुका है। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, पर अक्सर ऐसा ही होता है, मैक ने कहा। और मैं और मेरे पास अपनी कुर्सी खींचते हुए मुस्कुराया। मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। माइक ने मुझे बताया। अच्छा, और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? मैंने सावधानीपूर्ण उत्सुकता से पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई, पर फिर कुछ सोच कर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक ऑफर रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा और अपनी कुर्सी की पीठ दीवार पर से टिका ली। मैं वहाँ कुर्सी के पिछले 2 पैरों के सहारे टिका बैठा रहा। माइक ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें पता है कि वे कौन सा ऑफर देने वाले हैं? मैंने पूछा। नहीं, पर हमें जल्द ही इसका पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी उस पुराने दरवाजे से घुसकर फौज में दाखिल हुए। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए, आदर के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे। तो बच्चों तैयार हो? माइक के डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास से खिसक करते हुए पूछा। हमने अपने सिर हिलाए और अपनी कुर्सियों को दीवार के पास से खींचकर उनके सामने रख लिया। वे एक विशाल शरीर के मालिक थे, लगभग 6 फीट ऊंचे और 200 पाउंड। मेरे डैडी इससे ऊंचे थे, लगभग इसी वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल बड़े। वे लगभग एक जैसे ही थे, हालांकि दोनों एक ही प्रजाति थे। हो सकता है कि उनकी ऊर्जा में भी एक जैसी हो। माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो, तो क्या ये सही है रॉबर्ट? मैंने तत्काल सहमति में अपना सिर हिलाया, हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्द और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा, ये रहा मेरा ऊपर। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूँगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले में तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से सिखा सकता हूँ, और अगर तुम मेरे सिर्फ बैठ के मेरी बातें सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो, तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा। ये मेरा ऊपर है, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। क्या मैं आपसे पहले एक सवाल कर सकता हूँ? मैंने पूछा। नहीं, इसे या तो मान लो या फिर लौट जाओ। मेरे पास समय बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है। अभी ढेर सा काम पड़ा हुआ है। अगर तुम में तत्काल फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तत्काल निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकेंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिड़ाट वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मंजूर, मैंने कहा। मंजूर, माइक ने कहा। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेस मार्टिन आ जाएगी। उनसे बातें करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें हर घंटे के 10 सेंट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने अपनी आवाज़ को धीमा परंतु कड़क करके कहा। या तो मान लो या फिर लौट जाओ। मान लिया, मैंने जवाब में दिया। सॉफ्टबॉल खेलने के बजाय काम करने और सीखने का विकल्प चुनने की समझदारी थी।